Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Chandni. Today I am going to start second part of the chapter 7 conservation of plants and animal. तो हमने इसके प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस क्या होता है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, ड्रॉट, डिफॉरेस्टेशन और बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्लोरा एंड फना को। As the children walk around the biosphere reserve, they appreciate the green wealth of the forest. They are very happy to see teak trees and animal inside the forest. तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि इसमें पहेली और बूझों के साथ जो बच्चे हैं वो सभी लोग घूमने के लिए आए हैं, पचमढ़ी पे गए हैं, वो बायोस्फीयर रिजर्व देख रहे हैं। फिर अब हम लोग उसके आगे का पढ़ेंगे और उनके साथ में प्रोफेसर अहमद जो हैं वो बच्चों को फॉरेस्ट के बारे में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि सभी बच्चे बायोस्फीयर के आसपास घूम रहे हैं और फॉरेस्ट की ग्रीन वेल्थ को देख करके बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। कुछ बच्चे लंबे लंबे टीक ट्री जो लगे हैं उसको देख के उन्हें बहुत खुशी फील हो रही है और अदर तरह के एनिमल्स देख रहे हैं जिससे उन्हें अच्छा लग रहा है। सडनली पहेली फाइंड अ रैबिट एंड वांट्स टू कैच इट। फिर अचानक क्या होता है, पहेली एक रैबिट को देखती है और उसे पकड़ना चाहती है। She start running after it. Professor Ahmed stop her. He explained that animals are comfortable and happy in their own habitat. तो प्रोफेसर अहमद जो है वो उसको मना करते हैं क्योंकि वो रैबिट को पकड़ना चाहती है और वो उसको समझाते हैं कि जो एनिमल जहाँ रहता है वो वहीं पे रहने के अनुकूलित होता है, मतलब हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। माधव जी एक्सप्लेन that some animal and plants typically belong to a particular area. The plant and animal found in a particular area are the term flora and fauna respectively of that area. तो माधव जी जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कुछ एनिमल और प्लांट जो है वो पर्टिकुलर एरिया पे रहते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट में जो फॉरेस्ट के एनिमल्स होते हैं जैसे टाइगर हो गया, बियर हो गया, लायन हो गया, तो ये सब जो एनिमल्स है वो फॉरेस्ट वाले एरिया पे रहना पसंद करते हैं, उनको वहाँ रहना अच्छा लगता है। इसी तरीके से कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे फर्न, जामुन ट्री, सिल्वर फर्न्स, मैंगो, टीक, साल, तो ये सारे जो प्लांट्स हैं वो फॉरेस्ट में उनको रहना अच्छा रहता है क्योंकि वो वहीं पे रहने के हैबिटाट है। तो वो ये बता रहे हैं कि जो प्लांट्स होते हैं उसको हम लोग फ्लोरा से, मतलब फ्लोरा जो एक वर्ड है, फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट से रिलेटेड और फौना का जो मतलब होता है वो एनिमल से रिलेटेड होता है, वो यहाँ पे बता रहे हैं। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है इंडेमिक स्पीसीज के बारे में। तो इंडेमिक स्पीसीज क्या होता है? Soon the group quietly enters the deep forest. Children are surprised to see a very big squirrel. This squirrel has a big fluffy tail. तो देखिए जो बच्चे हैं वो अचानक एक डीप फॉरेस्ट में एंटर होते हैं और बच्चे वहाँ एक बड़ी सी स्क्वायरल देखते हैं और उसको देख करके बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाते हैं क्योंकि उसकी फ्लफ़ी टेल है, एक मोटी सी पूँछ है। दे आर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट इट। वो उनके बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक है। माधव जी टेल्स दैम दैट दिस इज नोन एज द जेंट स्क्वायरल एंड इज एंडेमिक टू दिस एरिया। तो माधव जी जो हैं वो उनको बताते हैं बच्चों को कि ये एक जेंट स्क्वायरल है और ये उसका एंडेमिक एरिया कहलाता है। तो देखिए एंडेमिक एरिया होता क्या है? एंडेमिक स्पीसीज ऐसे स्पीसीज जो किसी पर्टिकुलर एरिया पे मिलती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं। एंडेमिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल विच आर फाउंड exclusively in a particular area. They are not naturally found anywhere else. A particular type of animal or plant may be endemic to a zone, a state or a country. Madhavji so sal and wild mango, figure 7.3 as two example of the endemic flora of Pachmadi Biosphere Reserve. Bison, Indian giant squirrel and flying squirrel are endemic fauna of this area. तो जो प्रोफेसर माधव जी हैं वो बताते हैं कि वही जो मैंने अभी आपको बताया है कि एंडेमिक स्पीसीज क्या होता है, जो ऐसे प्लांट्स या एनिमल जो एक पर्टिकुलर एरिया पे मिलते हैं उसे हम लोग एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं।
तो जो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है वहाँ पे क्या क्या मिलता है, जैसे इंडियन जेंट स्क्वेरल हो गई, फ्लाइंग स्क्वेरल हो गई, एंड तो ये एंडमिक फना इस एरिया के कहलाते हैं। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटाट, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंट्रोड्यूस ऑफ न्यू स्पीसीज में अफेक्ट द नेचुरल हैबिटाट, द एंडमिक स्पीसीज एंड द एंडेंजर देयर एक्सिस्टेंस। फिर प्रोफेसर अहमद जो हैं वो बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं कि जो एनिमल यहाँ पे पर्टिकुलर एरिया पे रहते हैं तो वो वहाँ पे रहने के हैबिटाट में आ गए हैं, तो हम लोगों के द्वारा कुछ डिस्ट्रैक्शन के द्वारा उनको नुकसान भी पहुँचता है। जैसे पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, फॉरेस्ट वगैरह को काटते हैं। इससे क्या होता है, जो यहाँ पे रहने वाले प्लांट्स और एनिमल है वो उससे अफेक्टेड होते हैं, जिससे एंडेमिक स्पीसीज को एक बहुत बड़ा खतरा है हमारे कामों के द्वारा। मतलब हम लोग जो क्या करते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी करते हैं, जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही तो हम लोग ट्री काट रहे हैं, फॉरेस्ट काट रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों से एंडेमिक स्पीसीज को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। फिर यहाँ पे ब्लू बॉक्स पे देखिए लिखा हुआ है, स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर द कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। दिस मीन्स दैट द मेंबर ऑफ अ स्पीसीज आर रिप्रोड्यूस फर्टाइल offspring only with the member of their own species and not with member of other species. Member of a species have कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखिए स्पीसीज क्या होता है, एक स्पीसीज जो होता है वो एक ग्रुप होता है पॉपुलेशन का, ऐसी पॉपुलेशन का जो कि इंटरब्रीडिंग करने के लिए कैपेबल होता है। इंटरब्रीडिंग का मतलब होता है कि रिप्रोडक्शन करने के लिए जो कैपेबल होता है, ऐसे लोगों का जो ग्रुप होता है ऐसे पॉपुलेशन का, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीसीज बोलते हैं। नेक्स्ट इज द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो अब हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पढ़ेंगे। सून पहली सीज अबोर्ड विथ पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिटन ऑन इट। तो पहली जो है वो एक बोर्ड को देखती है जिस पे लिखा हुआ है कि पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ पे लिखा हुआ है इस बोर्ड में। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन दैट किलिंग और कैप्चरिंग एनिमल इन जनरल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एंड पनिशेबल बाय लॉ इन ऑल सच प्लेसेस। तो प्रोफेसर अहमद जो है वो बताते हैं कि ऐसी जगह पे जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, तो इधर पे जो एनिमल्स को लोग कैप्चर करते हैं, किलिंग करते हैं, तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड रहता है, मतलब मना रहता है पूर्णतः, है ना। और यदि कोई ऐसा करता है, मतलब वहाँ पे एनिमल्स को कैप्चरिंग करता है या फिर उसको मारता है, तो उसके लिए पनिश भी डिसाइड होती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लाइक रिजर्व फॉरेस्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सुटेबल लिविंग कंडीशन टू द वाइल्ड एनिमल। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है वो फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है और उनके रहने की सुटेबल कंडीशन को प्रोवाइड कराती है। ही ऑल्सो टेल्स देम दैट पीपल लिविंग इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर अलाउड टू डू certain activities such as grazing by their livestock, collecting medicinal plants and firewood। तो वो ये बताते हैं बच्चों को कि यहाँ पे लोगों को कुछ चीज़ों के लिए छूट रहती है, मतलब कुछ चीज़ें यहाँ पे वो लोग कर सकते हैं, जैसे कि ग्रेजिंग करा सकते हैं। ग्रेजिंग का मतलब होता है जो हमारे यहाँ पेट एनिमल है तो उनको, जैसे गाय भैंस हो गई तो वो ग्रेजिंग करने के लिए जाती है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे अलाउ होती है। और वहाँ पे फायरवुड के लिए लोग लकड़ी को भी कलेक्ट कर सकते हैं। मेडिसिनियल प्लांट्स जो होते हैं उसको भी वो लोग कलेक्ट कर सकते हैं, ग्रेजिंग करा सकते हैं, मतलब इन सारी चीज़ों की वहाँ पे छूट रहती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे, ये सारा काम कर सकते हैं। फिर है इट इज़ अ पिटी दैट इवन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर नॉट सेफ बिकॉज पीपल लिविंग इन द नेबरहुड इनक्रोच अपॉन देम एंड डिस्ट्रॉय देम। तो बताते हैं कि ये काफ़ी ख़राब बात है कि फॉरेस्ट जो है वो जिस तरीके से एनिमल्स को प्रोटेक्शन देता है, बट उसके बाद भी फॉरेस्ट जो है वो प्रोटेक्टेड नहीं है, क्योंकि यहाँ लोग आते जाते हैं और एरिया को डिस्ट्रॉय करने पे लगे हुए हैं। मतलब जैसे वो लोग फॉरेस्ट को काट रहे, रहने के लिए घर बना रहे हैं, लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहे हैं, तो इस चीज़ों से फॉरेस्ट जो है वो प्रोटेक्टेड नहीं होता है वहाँ पे रहने वाले एनिमल के लिए। Children are reminded to their visit to the zoo. They recall the zoo are also place where animals receive protection. तो बच्चे जो हैं वो रिकॉल करते हैं जू के बारे में, और ये भी सोचते हैं कि जो जू होता है वहाँ पे वो भी एनिमल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है।
फिर है नेशनल पार्क के बारे में। ऑन द रोड साइड देयर वॉज अनदर बोर्ड ऑन विच वॉज रिटन सतपुरा नेशनल पार्क। तो एक रोड साइड में एक अनदर बोर्ड टंगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है कि सतपुरा नेशनल पार्क। चिल्ड्रन आर नाउ एगर टू गो देयर। बच्चे वहाँ जाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित है। माधव जी टेल्स देम that these reserves are large and deserve enough to protect whole set of ecosystem. They preserve flora, fauna, landscape and historic object of an area. Satpura National Park is the first reserve forest of the India. The finest Indian teak is found in the forest. There are more than 100 national park in India. तो देखिए बच्चे जो है वहाँ पे जाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित है। तो जो माधव जी है वो बताते हैं कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी टीक मिलती है, यहाँ पे इकोसिस्टम बहुत अच्छा है, फ्लोरा फाना को प्रिजर्व किया जाता है और सतपुरा नेशनल पार्क भी यहाँ पे है। मतलब ये फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट है यहाँ पे सतपुरा नेशनल पार्क है। और अब अभी तो हमारे इंडिया पे बहुत सारे नेशनल पार्क हो गए हैं, मोर देन 100 नेशनल पार्क हो गए हैं। फिर हम लोग ब्लू बॉक्स में पढ़ेंगे रॉक शेल्टर आर ऑल्सो फाउंड इन साइड द सतपुरा नेशनल पार्क। जो रॉक शेल्टर है वो भी नेशनल पार्क में पाई जाती है। दीज आर एविडेंस ऑफ प्री हिस्टोरिक एंड ह्यूमन लाइफ इन दीज जंगल्स। तो ये काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं। दीज गिव अस एन आइडिया ऑफ एन लाइफ ऑफ प्रिमिटिव पीपल। और ये हमें पहले जो लोग हुआ करते थे वो कैसे रहते थे उनके लाइफ के बारे में बताता है। रॉक पेंटिंग आर फाउंड इन दीज शेल्टर्स। आर टोटल ऑफ 55 रॉक शेल्टर हैव बीन आइडेंटिफाइड इन पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। Figure of animal and man fighting, hunting, dancing and playing musical instrument are depicted in these painting. Many tribals still live in this area. तो यहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग बनी हुई है जिसमें कि बहुत सारे एनिमल का फिगर है, मैन फाइटिंग करते हुए पिक्चर बनी हुई है, हंटिंग है, डांसिंग कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो ट्राइबल्स लोग रहते थे तो वो उन सब सारी चीज़ों के बारे में जो पेंटिंग है जानकारी प्रोवाइड कराती है। As children move ahead, they see a board with Satpura Tiger Reserve written on it. अब बच्चे जो है वो आगे मूव कर रहे हैं, वहाँ उन्हें फिर एक बोर्ड दिखा जिस पे लिखा हुआ है कि सतपुरा टाइगर रिजर्व। माधव जी एक्सप्लेन दैट प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द टाइगर इन द कंट्री। तो माधव जी जो है वो बताते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर एक स्कीम है जो कि लॉन्च की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा पे और इसका एम था कि टाइगर को प्रोटेक्ट करना। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट वॉज टू इंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस टू टाइगर ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री। तो यहाँ का वही ऑब्जेक्टिव एम क्या था कि जो भी टाइगर हैं उनकी जो पॉपुलेशन है उनको मेंटेनेंस प्रोवाइड किया जाए जिससे कि वो बचे रह सके हमारे इंडिया में, हमारे कंट्री पे। टाइगर फिगर 7.4 इज वन ऑफ द मैनी स्पीसीज विच आर स्लोली डिसअपेयरिंग फ्रॉम द अवर फॉरेस्ट। देखिए टाइगर जो है वो एक स्पीसीज है जो कि धीरे धीरे हमारे फॉरेस्ट से डिसअपियर हो रही है, गायब हो रही है। बट द सतपुरा टाइगर रिजर्व इज यूनिक इन द सेंस दैट अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर हैज बीन seen here. Once upon a time, animal like lion, elephant, wild buffalo and बारासिंघा were also found in the सतपुरा नेशनल पार्क। तो देखिए जो सतपुरा टाइगर है वो एक यूनिक है जो कि जो टाइगर की पॉपुलेशन को बढ़ा के रखता है, मतलब उसको ख़त्म होने नहीं देता है। इसके अलावा यहाँ पे और भी सतपुड़ा नेशनल पार्क में और सारे भी एनिमल्स होते हैं जैसे एलिफेंट हो गया, वाइल्ड बुफैलो, बारहसिंघा। तो ये सारी एनिमल्स भी इसमें सुरक्षित हैं। एनिमल हुज नंबर आर डिमिनिशिंग टू अ लेवल एंड दे माइट फेस एक्सटिंक्शन आर नोन एज द इंडेंजर्ड एनिमल। तो ऐसे एनिमल जो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं या उनके खत्म होने की आशंका है तो उनको क्या बोला जाता है, इंडेंजर्ड एनिमल बोला जाता है। बूझू इज रिमाइंडेड ऑफ द डायनासोर विच बिकम एक्सटिंक्ट अ लॉन्ग टाइम एगो। तो बूझो को उसी टाइम पे याद आता है कि हाँ जो डायनासोर है वो भी धीरे धीरे खत्म हुआ जा रहा है। सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल हैज बिकम डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस इन देयर नेचुरल हैबिटाट। तो बहुत सारे एनिमल्स जो है वो बहुत ज़्यादा रहने के लिए वहाँ पे डिफ़िकल्टी फील कर रहे हैं क्योंकि जो नेचुरल हैबिटाट जो है वो हमारी एक्टिविटी की वजह से डिस्टर्बेंस हो रहा है। प्रोफेसर अहमद टेल्स देम
that in order to protect plant and animal, strict rule are imposed in all national park। तो प्रोफेसर अहमद जो है वो बताते हैं कि इनको प्लांट्स और एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स जो है वो फॉलो हैं सभी नेशनल पार्क में। ह्यूमन एक्टिविटी सच एज ग्रेजिंग, पोचिंग, हंटिंग, कैप्चरिंग ऑफ एनिमल और कलेक्शन ऑफ फायरवुड, मेडिसिनल प्लांट आर नॉट अलाउड। तो देखिए जो नेशनल पार्क में ये जितनी भी एक्टिविटी है, जैसे ग्रेजिंग कराना, हंटिंग, कैप्चरिंग करना, फायरवुड को कलेक्ट करना, तो ये सारी चीज़ें अलाउ नहीं होती हैं। देखिए अभी हमने पढ़ा था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें अलाउ होती हैं, लेकिन जो नेशनल पार्क होते हैं वहाँ पे ये सारी चीज़ें करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता है। द माधोजी टेल पहेली दैट स्मॉल एनिमल आर मच मोर इन द डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सट्रैक्ट दैन द बिगर एनिमल। तो माधव जी जो हैं वो पहेली को बताते हैं कि जो छोटे एनिमल्स होते हैं वो ज़्यादा वो खतरे पे होते हैं बड़े एनिमल्स की अपेक्षा। एट टाइम वी विल स्नेक, फ्रॉग, लिजार्ड, बैट एंड आउल रूथलेसली विदाउट रियलाइजिंग देयर इम्पोर्टेंस इन द इकोसिस्टम। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब जैसे स्नेक हो गया, फ्रॉग हो गया, लिजार्ड हो गया, तो इन सारी चीज़ों को क्या कर रहे हैं, ख़त्म करते जा रहे हैं। कहीं पे भी दिख जाते तो हम लोग उसको मार देते हैं, लेकिन ये हम लोग नहीं सोचते हैं कि इससे जो हमारा इकोसिस्टम है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। बाई किलिंग दैम वी आर हार्मिंग आवर सेल्फ, और ये है उनको मार करके हम लोग अपने लिए भी नुकसान कर रहे हैं। दे माइट बी स्मॉल इन साइज बट देयर रोल इन द इकोसिस्टम कैन नॉट बी इग्नोर्ड। भले इनका साइज बहुत छोटा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग इकोसिस्टम के लिए इसको इग्नोर कर दें। दे फ्रॉम पार्ट ऑफ द फूड चेन एंड फूड वेब्स अबाउट विच यू लर्न इन क्लास 7, क्योंकि हम लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा है कि फूड वेब और फूड चेन के लिए छोटे से छोटे एनिमल्स भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो यदि हम इनको इग्नोर करेंगे तो हमारी जो फूड चेन है ना, फूड चेन हो गई, फूड वेब्स हो गई, ये डिस्टर्ब हो जाएगी। एंड इकोसिस्टम इज मेड ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एरिया अलॉन्ग विथ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स सच एज क्लाइमेट, सॉइल, रिवर, डेल्टाज। तो जो हमारा इकोसिस्टम है वो प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर के बना हुआ है जो पर्टिकुलर एरिया पे रहते हैं। मतलब हम किसी को भी इसमें से इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेड डाटा बुक। तो देखिए रेड डाटा बुक क्या होती है। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन अबाउट रेड डाटा बुक टू द चिल्ड्रन। ही टेल देम द रेड डाटा बुक इज द सोर्स बुक विच कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इंडेंजर्ड एनिमल एंड प्लांट्स। तो देखिए रेड डाटा बुक एक बुक होती है जो ऐसे एनिमल्स और प्लांट का रिकॉर्ड रखती है जो धीरे धीरे ख़त्म होने वाले हैं। रेड डाटा बुक इज मेंटेन्ड internationally by an organization. India also maintains red data book for plant and animal found in the India। तो हमारी जो इंडिया है वो भी रेड डाटा बुक को मेंटेन करती है। जो भी ऐसे एनिमल्स और प्लांट है जो हमारे इंडिया में पाए जाते हैं और धीरे धीरे ख़त्म होने की कैटेगरी पे आ गए हैं, तो उन सब का रिकॉर्ड रखती है ये रेड डाटा बुक। फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है माइग्रेशन। द excursion party that entered deeper into the forest under the guidance of माधोजी। They sit near the तवा reservoir to relax for some time। अब जो सभी बच्चे हैं वो बहुत अंदर फॉरेस्ट के जा चुके हैं माधोजी की गाइडेंस पे। अब वो एक तवा रिजर्वायर जो है वहाँ पे बैठे हुए हैं उसके किनारे रिलैक्स करने के लिए। पहली ऑब्जर्व सम ऑफ द बर्ड नियर द रिवर। पहली देख रही है कि कुछ बर्ड्स हैं वो भी रिवर के किनारे बैठ जाते हैं। माधोजी टेल द चिल्ड्रन that these are the migratory birds, these birds have flown here from other part of the world। तो माधव जी जो है वो बच्चों को बताते हैं कि माइग्रेटरी बर्ड है और ये हमारे वर्ल्ड के दूसरे पार्ट से आई हैं, यहाँ पे बैठी हैं। Migratory bird fly to far away areas every year during a particular time because of climate change। तो वो बच्चों को ये भी बताते हैं कि जब क्लाइमेट चेंज होता है तो ये जो माइग्रेटरी बर्ड है ये बहुत ज़्यादा दूरी पे चल के ट्रैवल करके दूसरे हिस्सों में इंडिया के पहुंच जाती हैं, क्योंकि ये जहाँ पे रहती हैं वहाँ का क्लाइमेट जो है जब बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, जो उनके एग लेइंग के लिए सही नहीं होता है, उनके रहने के लिए वहाँ सही नहीं रहता है, तो वो ऐसे स्थान पे आ जाती हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो जैसे साइबेरियन बर्ड है, जो साइबेरिया में जब ठंड पड़ती है तो वो वहाँ से आकर के इंडिया से होते हुए साउथ साइड में चली जाती है। दे फ्लाई फॉर लेइंग एग एज द वेदर इन देयर नेचुरल हैबिटेट बिकम वेरी कोल्ड एंड
इनहॉस्पिटेबल। तो वही ये बताया जा रहा है कि माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होता है। नेक्स्ट है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। प्रोफेसर अहमद ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द चिल्ड्रन टू अनदर कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब जो प्रोफेसर अहमद हैं वो सभी बच्चों का अटेंशन दे रहे हैं कि हमारा दूसरा कारण क्या है डिफॉरेस्टेशन होने का। ही टेल्स देम दैट इट टेक्स 17 फुल ग्रोन ट्रीज टू मेक 1 ton ऑफ पेपर, therefore we should save paper. Professor Ahmad also tells that paper can be recycled 5 to 7 times for use. अब देखिए यहाँ पे जो प्रोफेसर अहमद है वो बच्चों को इम्पोर्टेंस ऑफ द पेपर बता रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि हमें पेपर को सेव करना चाहिए, हाँ, क्योंकि पेपर को दोबारा से रिसाइकल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जब हम लोग 1 टन यदि हमें पेपर बनाना है तो हमें 17 ट्री को काटना पड़ता है, मतलब 17 जो फुल ग्रोन ट्री होते हैं, मतलब जो डेवलप्ड ट्री होते हैं पूरी तरीके से। तो जब हम 17 ट्री को काटते हैं, डिफॉरेस्टेटेड करते हैं, तब हम लोग 1 टन पेपर बनाते हैं। और पेपर को रिसाइकल करने के लिए कम से कम 5 से 7 टाइम तक यूज करने के बाद उसका रिसाइकलिंग होता है। इसलिए हमें पेपर को बहुत अच्छे से बचा करके यूज करना चाहिए, एक भी पेपर वेस्ट नहीं करना चाहिए। If each student save at least 1 sheet of paper in a day, we can save many tree in a year. तो यदि एक स्टूडेंट हर दिन में 1 शीट पेपर की सेव करता है तो हम लोग 1 ईयर में बहुत सारे ट्री को बचा सकते हैं। वी शुड सेव रीयूज एंड पेपर यूज्ड पेपर एंड रिसाइकल इट। बाय दिस वी नॉट ओनली सेव ट्री बट ऑल्सो सेव एनर्जी एंड वाटर नीडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर। मोर एवर द अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल यूज्ड इन पेपर मेकिंग विल ऑल्सो बी रिड्यूस। तो देखिए हम लोग पेपर का यूज को कम से कम करके हम लोग केवल ट्री को ही नहीं बचा रहे, हम लोग एनर्जी और वाटर को भी बचाते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्री होती हैं, जहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग होता है, पेपर का प्रोडक्शन होता है जहाँ पे, तो वहाँ पे हम लोग को क्या ज़रूरत पड़ेगी? वाटर और एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो यदि हम लोग कम फैक्ट्री में उसको बनाएंगे पेपर, तो हम लोगों को वाटर हमारा सेव होगा, एनर्जी सेव होगी। और पेपर यदि हम लोग बनाते हैं तो फैक्ट्री वगैरह में बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे हार्मफुल जो केमिकल्स होते हैं वो भी निकलते हैं। तो यदि हम लोग कम प्रोडक्शन करेंगे फैक्ट्री में पेपर का तो जो केमिकल हैं वो कम निकलेंगे। इस तरीके से हम लोग कई चीज़ों को बचा पा रहे हैं यदि हम लोग पेपर को अच्छी तरीके से यूज करते हैं। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिफॉरेस्टेशन। तो देखिए अभी हम लोगों ने डिफॉरेस्टेशन पढ़ा। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि जो बसा हुआ फॉरेस्ट है उसको काटना। अब रिफॉरेस्ट का मतलब होता है कि डिफॉरेस्टेड एरिया को वहाँ पे फिर से नए ट्री को लगाना, उसी को ही हम लोग रिफॉरेस्टेशन कहते हैं। प्रोफेसर अहमद सजेस्टेड दैट द आंसर टू रिफॉरेस्टेशन इज रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन इज रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड forest by planting new tree. The planted tree should generally be of the same species which were found in the forest. We should plant at least as many trees as we cut. Reforestation can take place naturally also. If the deforested area is left undisturbed, it re-established itself. In natural deforestation there is no role of human beings. We have already made a tremendous damage to our forest. If we have to retain our green wealth for generation, plantation of more tree is only the option. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारे लिए रिफॉरेस्टेशन कितना ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए हम लोग अपने घरों को बनाते हैं, अपने जितने यूज होते हैं, अपने जो डेली की यूज है उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, लकड़ियों को लाते हैं। और लकड़ी कहाँ से मिलेगी? हमें फॉरेस्ट से। तो हम लोग फॉरेस्ट के ट्री को काटते हैं। जैसे घर में खाना बनाना है तो हम लोग को वुड चाहिए, और भी अदर हम लोग काम करते हैं तो उसके लिए हमें लकड़ी चाहिए। यानी हम लोग पेड़ को जो क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, फॉरेस्ट को ख़त्म कर रहे हैं। तो यदि हम फॉरेस्ट को ख़त्म कर रहे हैं और नया पेड़ वहाँ पे नहीं लगा रहे हैं तो आगे आने वाली जनरेशन को हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। तो यदि हम लोग अपनी जनरेशन को सेव करना चाहते हैं, पोल्यूशन को हटाना चाहते हैं, तो हमको रिफॉरेस्टेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि रिफॉरेस्टेशन का मतलब यही है कि यदि हमने किसी एरिया को डिफॉरेस्टेड बना दिया है तो हम लोग वहाँ पर फिर से नए ट्री लगा दें, जिससे आगे आने वाली जनरेशन को बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़े। प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम that in India we have the Forest Act. This act is aimed at preservation and conservation of natural forest and meeting
द बेसिक नीड ऑफ द पीपल लिविंग इन और नियर द फॉरेस्ट। तो प्रोफेसर अहमद बता रहे हैं कि हमारी इंडिया ने फॉरेस्ट के लिए एक एक्ट भी बनाया है जिसका एम क्या है कि हम लोग नेचुरल फॉरेस्ट को कंजर्वेशन करें और प्रिजर्वेशन करें फॉरेस्ट का, और लोगों की बेसिक ज़रूरतें भी पूरी रह सके। जो लोग फॉरेस्ट के नियर पे रहते हैं उन लोगों की बेसिक ज़रूरत भी पूरी हो सके। तो इस तरह का हमारी इंडिया पे एक्ट भी बना है। आफ्टर सम रेस्ट माधव जी आस्क चिल्ड्रन टू स्टार्ट मूविंग बैक बिकॉज it is not advisable to stay back in the jungle after sunset. Go on getting back, Professor Ahmad and the children thank Madhavji for guiding them through this existing experience. तो इस तरीके से सभी बच्चे और उनके प्रोफेसर अहमद जी जो है वो वापस घर चले जाते हैं और माधव जी को बहुत बहुत थैंक्स बोलते हैं। इस तरीके से उनको फॉरेस्ट के बारे में बच्चों को और अहमद जी को नॉलेज दिलाने के लिए। तो हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हुआ। ओके, यदि आप लोगों को वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच।